मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से आवेश उत्पत्ति के कारण। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से ये चीज़ पढ़ ली थी, आवेश उत्पत्ति के कारण वाली 2 बिंदु हम यहाँ से पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं तीसरा बिंदु, उसका नाम है अपना वर्णात्मक अधिशोषण, जिसके बारे में भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, है ना। एक बार मैं रिकॉल करा दूँ 1 मिनट के लिए। हमने क्या पढ़ा था कि कोलाइडी जो कण होते हैं, किसी विलयन में कोलाइडी कण जो होते हैं, इन पर कोई ना कोई आवेश होता है। हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर इस पे प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, वो क्यों है, कौन सा आवेश आएगा किसी कोलाइडी कण पर, तो वो हम जानना चाह रहे थे। ये घर्षण बता चुके थे आपको, पृष्ठीय अणु के विघटन के कारण बता चुके थे कि साबुन जो होता है उसमें से ये आवेश अलग हो जाता है, संगुणित हो जाते हैं, और संगुणित हो जाने की वजह से एक मिसेल का निर्माण होता है, और वो मिसेल कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। तीसरा बिंदु बताया था वर्णात्मक अधिशोषण का। हमने ये याद होगा आपको, हमने ये बताया था आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण कि कोई कोलाइडी विलयन कण जो होता है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अलग अलग कण क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर आके अधिशोषित हो जाते हैं। लेकिन वही आयन अधिशोषित होता है जो उसमें से कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल बताया था आपको Fe+3 का। एक बार उसी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बच्चों। तो ये देखकर याद आया होगा कि हमने यहाँ से ये पढ़ा था फेरिक क्लोराइड का विघटन इस रूप में होता है, तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर इसको फेरिक क्लोराइड के विलयन में डाल दिया जाए तो इस प्रकार से एक ऋणावेशित नहीं आएगा, धनावेशित आएगा, कोलाइड का निर्माण होता है। क्योंकि आयरन दोनों में कॉमन है, इसीलिए आयरन का ही यहाँ पर क्या होता है, सतह पर अधिशोषण होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारी बात जो खत्म हुई थी लास्ट वीडियो में, वो यहाँ खत्म हुई थी कि सिल्वर नाइट्रेट के आधिक्य में जलीय केआई का विलयन मिलाने पर क्या होता है। बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AgNO3। ठीक है, केआई विलयन क्या होता है अपने पास, केआई। अब मैं आपको बता दूं कि अधिक कौन सा है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट। ये किस में है अपना, अधिकता में, इसका मतलब ये ज्यादा है। जब सिल्वर में से ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे ही ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस अर्थात Ag की और I की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, AgI बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, KNO3। इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी, ये जो AgI है यहाँ पर ये अवक्षेप का निर्माण करता है, अर्थात कोलाइडी कण का निर्माण यहाँ पर करता है। अब ये AgI जो होता है, ये आयन का अधिशोषण करता है। एक चीज आपको मैं फिर से बताऊंगी, अभी इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा कि AgNO3 और KI मिलके क्या बनाने वाले हैं बच्चों, AgI बनाने वाले हैं। देखिएगा यहाँ से एक बार और चीज, अभी मैंने कहा था याद रखेगा कि यहाँ से ये AgNO3 और KI मिलकर क्या बना दिया है बच्चों, हमारे पास AgI। मैं आपको बता दूं ये AgI जो होता है, ये पीले रंग का अवक्षेप होता है, समझ में आया। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये कण ऋणावेशित होगा या धनावेशित होगा। तो अभी यहाँ पर ये कण किसका अधिशोषण करेगा, तो एक चीज आप यहाँ से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट किस में है, आधिक्य में, अर्थात ज्यादा मात्रा किसकी है, सिल्वर नाइट्रेट की, और KI की मात्रा कम है, अर्थात AgNO3 ने पूरी तरह से KI से अभिक्रिया कर ली होगी, तो विलयन में क्या बना, AgI। तो क्या KI की मात्रा बचेगी क्या, खुद सोच कर देखिए। अगर KI की मात्रा कम है, अर्थात KI तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बचने वाली चीज क्या है, AgI, और इसके अंदर क्या बचेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। यहाँ से मैं आपको कह रही हूँ कि AgNO3 और KI आपस में क्रिया करेगा। चूंकि KI कम मात्रा में है, इसीलिए KI पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब अपने पास विलयन में क्या बचा, AgI, और AgNO3 जो ज्यादा मात्रा में था इसलिए ये बच गया। अब आप खुद सोचिए, अगर AgI और AgNO3 की अभिक्रिया हो तो यहाँ से AgI इन दोनों में से किस आयन को अधिशोषित करेगा। कॉमन आयन देखिए कौन सा है, Ag+। कौन सा आयन है बच्चों, कॉमन Ag+, अर्थात इस AgI पर इस Ag+ का अधिशोषण हो जाएगा। समझ में आई आपको बात। यहाँ से चलिए अब इसका हम आंसर देख लेते हैं बच्चों।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका आंसर है अपने पास, आधिक्य में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर, जलीय KI विलयन मिलाने पर AgI का कोलाइड बनता है। यही चीज मैंने आपको बताई थी। आप इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा बच्चों, साथ में इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ इसलिए PDF में भी नहीं आ पाएगा। आप साथ साथ अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस अभिक्रिया को। AgNO3 और KI मिलाकर क्या बना देंगे बच्चों, AgI बना देंगे, जो कि पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, जो वितरण माध्यम से Ag+ आयनों का अधिशोषण कर धनात्मक कोलॉइड बनाता है। लेकिन वो केवल Ag+ का ही अधिशोषण क्यों कर पाया, दिमाग में आती है बात, K+ या I का क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि KI की मात्रा तो कम होती है, अर्थात ही पूरी तरह से विलयन में खत्म हो जाता है। विलयन में जो बचने वाली चीज है वो क्या रह गई थी, AgNO3, क्योंकि वो तो सारा प्रोडक्ट बन चुका था, ये बच गया था, इसीलिए Ag+ क्या हो गया, इसके ऊपर जाकर अधिशोषित हो गया। आपको ये कंसेप्ट तब समझ में आएगा जब हम इसकी उल्टी चीज लेंगे। उल्टा क्या लेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा एक बार, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में हमने यहाँ से क्या ले ली बच्चों, यहाँ से चीज उल्टा ले लिया हमने। क्या लिया उल्टा, कि सिल्वर नाइट्रेट तो ले कम और KI का विलयन ले ज्यादा। अगर हम ऐसा ले लें कि सिल्वर नाइट्रेट तो ले कम और KI विलयन ले ज्यादा, तब देखें कि यहाँ पर बनने वाला कोलाइड कैसा बनेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन रिवर्स करते हैं यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, उल्टा क्वेश्चन हमने यहाँ से ले लिया। क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में KI का आधिक्य मिलाया जाता है, इट मीन्स अब हमने जो सिल्वर नाइट्रेट लिया और क्या लिया, KI। अब यहाँ पर अधिक कौन है, अपना KI है, ठीक है। अब वही रिएक्शन तो वही होगी, क्या बनेगा यहाँ से, AgI बनेगा और क्या अपने पास क्या बन जाएगा, KNO3। अब हमें देखना है विलयन में से बचेगा क्या। अब हम जानते हैं कि AgNO3 तो कम था, अर्थात ये तो बचना है ही नहीं, इसको तो आप कर दीजिए क्रॉस, ठीक है। अब जो बचा विलयन में, ये तीनों बचे विलयन में, ये तीनों ही तो बचेंगे विलयन में। इसका मतलब अब AgI अवक्षेप तो वही किसका बनेगा, AgI का, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं अपने पास ये जो KNO3 बचा, क्योंकि ये तो विलयन में घुलनशील रह जाएगा। अब क्या बच गया, KI, क्या बच गया, KI, अर्थात K और I, क्योंकि यही तो अधिक मात्रा में, ये देखो AgI था, ठीक है। अब इसका अधिशोषण करना है, अभी KI तो अधिक मात्रा में, अब आप खुद देख सकते हो कि ये किसका अधिशोषण करेगा। AgI में क्या कॉमन है, I, और यहाँ से I। इसका मतलब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को देखना है जो ज़्यादा मात्रा में है, और जो ज़्यादा मात्रा में है उसमें से जो कॉमन आ गया उसी का अधिशोषण हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए बच्चों एक बार और, वही सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और किसकी रिएक्शन कराई बच्चों, KI की। जब रिएक्शन कराई तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ से AgI बन गया और KNO3 बन गया। जो अपने पास कम मात्रा में है उसको तो हटा दीजिए, ये कम मात्रा में था, ठीक है। अब बच गया ये अधिक मात्रा में है, किस पर अधिशोषण होने वाला है, AgI पर, क्योंकि ये तो ध्यान रखना पड़ेगा अवक्षेप किसका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से AgI और KI, चलो इसको और इसको दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो मात्रा में है अपने पास। आप कहेंगे मैडम KNO3 का करा दो, क्यों करा दें, अगर हमें कॉमन देखना है तो ये Ag और I में से कॉमन देखना है, तो AgI का कॉमन केवल आयोडीन ही है जो यहाँ कॉमन है, और ये कॉमन है तो यहाँ से आयोडाइड आयन अधिशोषित हो जाएगा और कण बनेगा हमारे पास ऋणावेशित। तो अगर KI ज्यादा मात्रा में लिया गया तो ऋणावेशित कण प्राप्त होता है, और अगर सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में लिया तो हमें धनावेशित कण प्राप्त होता है। बच्चों अब यहाँ से हम आंसर देख लेते हैं कैसे हमें लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, सिल्वर नाइट्रेट में KI का आधिक्य मिलाया जाता है, तो KI का आधिक्य मिलाया जाए तो AgI कोलाइड ऋणावेशित होता है, क्योंकि AgI विद्युत अपघट्य KI के आयोडाइड आयन का अधिशोषण कर लेता है। ये देखिए यहाँ से आंसर आ गया अपना। तो ये लिखने का तरीका हुआ, मैंने समझा दिया आपको कि आयोडाइड आयन का क्यों करेगा, कैसे करेगा, तो ये मैंने यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट समझा चुकी हूँ। बच्चों हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर केवल सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे। आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे आपके सरफेस केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, एक वीडियो बनाएंगे बोर्ड एग्जाम्स वाला कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, एक इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, एक तो वो क्वेश्चन जो अब तक आ चुके हैं, एक वीडियो बनाएंगे जो क्वेश्चन हमें इस साल मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए। और अभी अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, अपना थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, एक दो वीडियोस में और ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं हम यहाँ से। देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन और आता है, क्या होता है जब आर्सेनिक सल्फाइड के विलयन में H2S गैस प्रवाहित
की जाती है आर्सेनिक सल्फाइड, अर्थात सूत्र होता है बच्चों AS2S3। कैसे बनाया मैंने, आर्सेनिक पे होता है +3, सल्फर पर होता है -2, 3 को यहाँ लाइए, 2 को यहाँ लाइए, सूत्र ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने पास क्या बन गया AH2H3। इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जा रही है H2S, अर्थात यहाँ भी सल्फर है और यहाँ भी सल्फर है। सल्फर कौन सा आवेश होता है -2, अर्थात यहाँ से जो कण बनेगा वो AH2S3 और जो सल्फाइड आयन है वो यहाँ से इस पर अधिशोषित हो जाएगा, अर्थात कौन से कण का निर्माण होता है, ऋणात्मक कोलाइडी कण का निर्माण होता है। समझ में आ गया, सीधे बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाला क्वेश्चन है बेटा, H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो ये आपको वीडियो से अच्छे लग रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि आपके बुक में इस तरह क्वेश्चन बना के नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करें। बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका लाभ और बच्चों को भी मिल पाए, ऐसा नहीं सिर्फ हम पढ़ लें और किसी और को पता नहीं चले। बच्चों विद्या जितनी अपनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है, तो कोशिश कीजिएगा इसे और बच्चों तक भी इसको पहुंचाया जा सके। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे बच्चों के स्टूडेंट्स, यहाँ से और देखिए, जब आर्सेनिक सल्फाइड विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो H2S गैस प्रवाहित करने पर सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड प्राप्त होता है जो सल्फाइड आयन का ऋणात्मक अधिशोषण करके ऋणात्मक हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ से सेम यही चीज बताई मैंने, ये अपना ऋणावेशित कोलाइड यहाँ से प्राप्त हो गया। सीधे क्वेश्चन को समझा के सीधे फिर आपको मैंने क्या बता दिया आंसर, कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ से ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं भी लिखते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है आर्सेनिक सल्फाइड के विलयन में, तो आप सीधे भी बता सकते हैं कि AH2S3 के विलयन में क्या प्रवाहित की जा रही है, H2S गैस प्रवाहित की जा रही है, तो सल्फाइड आयन प्राप्त होते हैं। चूंकि आर्सेनिक ऑक्साइड शुरू में होता है इसलिए यहाँ आर्सेनिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, बाकी आप आर्सेनिक सल्फाइड भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारे चैनल पे 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी क्वेश्चन आंसर के मेथड से लेसन नंबर 7 जो है P ब्लॉक का, वो भी मैंने क्वेश्चन आंसर मेथड से कराया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जहाँ कुक्कू केमिस्ट्री लिखा हुआ उस पर टैप कीजिएगा, उसको प्रेस कीजिए, वहाँ पे जैसे आप कुक्कू केमिस्ट्री को टैप करेंगे आपके सामने पूरा चैनल खुल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अपना अब अगला टॉपिक है जीटा विभव क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ आपके सामने फेरिक क्लोराइड के विद्युत अपघटन की समीकरण लिखी हुई है, जहाँ Fe+3 आयन का अधिशोषण करके ये एक धनावेशित कोलाइड बन जाता है। बच्चों अपने जब आप आंसर राइटिंग करेंगे जब आप PDF से, तो इसको सही कर लीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी सही क्योंकि अब ये बन चुकी है स्लाइड, तो PDF में इसी की दूंगी। ये जो कण है अपना वो धनावेशित नहीं है, ये अपना सॉरी ऋणावेशित नहीं है, ये धनावेशित है, यहाँ गलती से माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, यहाँ से ये आपको अवक्षेपित कण दिखाई दे रहा है FeOH का होल थ्राइस, वो ये वाला कण है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक छोटा सा कि ये अपने पास क्या है बच्चों, ये FeOH का होल थ्राइस है अपना। ठीक है, मैंने यहाँ बना लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये अच्छे अधिशोषक होते हैं, इसीलिए चारों तरफ से Fe+3 आयन जो है वो इसके ऊपर घिर चुके हैं। अब परिक्षेपण माध्यम में जिसके अंदर ये है वहां पर ये क्लोराइड आयन भी मौजूद होते हैं। चूंकि यहाँ पर ये प्लस वाले कण इसको घेर रखे हैं, ये चारों तरफ से किसको घेर के प्लस वाले, तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला जो कण है वो भी इसके चारों ओर जमा हो जाता है। मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया, चारों ओर जमा हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ से बता दूं बच्चों कि यहाँ पर ये जो Fe+3 वो ये वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये वाली Fe+3 वाली जो परत दिखाई दे रही है वो इस कोलाइडी कण पर पूरी तरह से चिपक जाती है। कैसी होती है, चिपक जाती है, अर्थात इसके जैसे कोई चीज आके अवशोषित नहीं हो जाती। मान लीजिए चौक है, चौक को आपने इंक में डुबोया और नीला रंग उसके तरफ या नीले इंक में डुबोया, नीला चौक हो गया पूरी तरह से। इसी तरह से ये जो अपना FeOH का होल थ्राइस है, इसके चारों तरफ ये Fe+3 की जो परत है ये उसके ऊपर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, अर्थात ये स्थिर परत होती है। कैसी परत होती है बच्चों, स्थिर परत होती है। लेकिन ये जो दूसरी परत आप देख रहे हैं Cl- की, ये परत इसके ऊपर चिपकती नहीं है, ये चारों तरफ इसके ऊपर घूमती रहती है। अर्थात ये परत बच्चों कैसी होती है, ये परत होती है गतिशील परत। कैसी परत है बच्चों, गतिशील परत। तो चूंकि एक परत पर माइनस आवेश होता है, बाहर वाली परत पे माइनस और अंदर वाली परत पे प्लस आवेश, तो
विपरीत आवेश होने के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होता है। उसी विभव का नाम क्या है? जीटा विभव। क्या नाम है उसका? नाम जीटा विभव। हालांकि आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ ये नाम, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, इस विभव का नाम क्या है बच्चों? जीटा विभव इसका नाम है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि यहाँ से अपने पास क्या है? एक FeOH का होल थ्राइस का ये वाला कण है, जिसके ऊपर आके Fe+3 की परत जो है वो क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। चारों तरफ से क्या हो जाती है बच्चों? ये यहाँ से आके इसके ऊपर जमा हो जाती है, अर्थात इस पर, क्योंकि इसके ऊपर आके चिपक जाती है, इसीलिए इस परत को नाम दिया गया स्थिर परत। ठीक है। दूसरा जो परिक्षेपण माध्यम में ये जो Cl- का कण होता है वो भी इसके चारों ओर जमा हो जाता है। चूंकि ये परत कैसी होती? गतिशील होती है, चारों ओर इसकी ओर घूमती रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गतिशील परत कहते हैं। स्थिर परत और गतिशील परत दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस होने के कारण, ये दोनों परतें जो होती हैं इनमें एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे जीटा विभव कहते हैं। देखिए बच्चों, लैंग्वेज में देख लेते हैं एक बार। लैंग्वेज में देख लीजिए, कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित आयन एक विद्युत स्तर या सतह के रूप में होते हैं तथा स्थिर रहते हैं। तो ये स्थिर वाली परत इसके लिए बोल दिया है ना। और फिर क्या है? इस स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन एक दूसरा विद्युत स्तर बना लेते हैं जो गतिशील होता है। यह द्वितीयक विस्तर या गतिशील विद्युत स्तर कहलाता है। ये वाला गतिशील हो गया। प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर में उपस्थित कुल आवेश मात्रा में बराबर किंतु विपरीत होता है, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है। बच्चों अपनी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्या आपको लिखना है। जो PDF जो यहाँ स्लाइड में रह जाता है बच्चों, वो एक बार ध्यान रखा कीजिए, और सारा वीडियो देखने के बाद PDF में से नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं बराबर आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको मैं यहाँ से PDF प्रोवाइड करा देती हूँ स्लाइड वाली। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैडम ने कुछ बताया था यहाँ पे जिसे हमें नोट करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? बराबर किंतु विपरीत होता है, जिससे इन दोनों परतों के कारण एक विभव उत्पन्न होता है। लिख लीजिए, के कारण एक विभव उत्पन्न होता है। फिर क्या लिखेंगे? जिसे जीटा विभव कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिख लीजिएगा, जिसे जीटा विभव कहते हैं। मैंने बता भी दिया था नाम, जीटा विभव कहते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं हम अब आगे। देखिए यहाँ से बच्चों, अब यहाँ से विद्युत कण संचलन, अगला टॉपिक है अपना विद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या होता है बच्चों यहाँ से कि हमने क्या करा, ये हमारे पास विलयन था, ठीक है, यहाँ से हमने लगा दिया कैथोड और एक लगा दिया एनोड प्लस और एक क्या लगा दिया माइनस। अब आप मुझे बताइए, अगर इस कोलाइडी कण के ऊपर क्या है, अगर इस कोलाइडी विलयन धनावेशित है, भाई कोई ना कोई आवेशित तो होगा, या तो वो धनावेशित होगा या फिर वो ऋणावेशित होगा। अगर ये कोलाइडी विलयन हम कह दें कि ये कोलाइडी विलयन कैसा है बच्चों? ऋणावेशित है। कैसा है? ऋणावेशित है। तो ये किसकी ओर जाएगा? ये विलयन गमन कर जाएगा एनोड की ओर। किसकी ओर गमन कर जाएगा? एनोड की ओर। अर्थात कोलाइडी कण अगर धनावेशित है तो गमन करेगा एनोड की ओर, कैथोड की ओर। और अगर यहाँ पर कोलाइडी विलयन कैसा है? धनावेशित है, तो वह कैथोड की ओर गमन कर जाएगा। तो कैथोड की ओर गमन करता है तो धन कण संचलन, एनोड की ओर करता है तो ऋण कण संचलन। क्योंकि हमने अभी तक तो पढ़ लिया है कि अगर कोलाइडी कण या तो पॉजिटिव आवेशित होगा या नेगेटिव आवेशित होगा, तो अगर हमने कैथोड एनोड लगा दिए तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोड की ओर जरूर गमन करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि एक धनावेशित कोलाइडी विलयन में धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो बताएं क्या होगा? तो वैद्युत कण संचलन की प्रक्रिया होगी, अर्थात कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम चित्र के हिसाब से देखते हैं बेटा। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ से क्या होता है, हमने क्या करा बेटा, ये तो प्रारंभ की बात है और ये कब की बात है बच्चों? बाद की बात है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये तो है अपना प्रारंभ में, है ना। प्रारंभ के बाद हम यहाँ से देखें बच्चों कि ये वाली चीज तो है प्रारंभ में और ये है बच्चों बाद में। प्रारंभ में हमने क्या करा कि ये वाला जो हमने एक यू आकार की नली ली, इस यू आकार की नली में हमने क्या भर दिया बच्चों? सॉल भर दिया। किसका भर दिया? आर्सेनिक सल्फाइड का। मैं आपको याद दिला दूं, आर्सेनिक सल्फाइड का अभी अभी मैंने बताया था जो विलयन होता है, सॉरी,
आर्सेनिक सल्फाइड को हमने ऐसे लिखा था As2S3S-2, अर्थात आर्सेनिक सल्फाइड का विलयन नेगेटिव ऋणावेशित होता है। अब यहाँ से क्या करी, धारा प्रवाहित कर दी, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ से एक बार वापस एक बार देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, ऋणावेशित है। धारा प्रवाहित करने से पूर्व आप दोनों में देखिए लेवल क्या है, समान है। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि ये वाला प्लस आवेशित और ये वाला कैसा है, माइनस। हम जानते हैं कि ऋणावेशित है, अर्थात इसको गमन करके कहाँ पहुंच जाना चाहिए। अगर धारा प्रवाहित की जाए तो इसे यहाँ से कहाँ पहुंच जाना चाहिए, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए बाद में हुआ क्या, यहाँ तक विलयन था ये वाला, है ना, और ये यहाँ से गमन करता हुआ पहुंच गया यहाँ पर। दिख रहा है आपको भाई, ये तो आपको दिख ही रहा होगा ये वाली चीज कि यहाँ पर पहले तो लेवल बराबर था, लेकिन अब ये यहाँ से गमन करते करते कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अर्थात ऊपर देखो कौन सा आवेश है, यहाँ पर है एनोड, एनोड है ना, अर्थात पॉजिटिव आवेश है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो कोलाइडी विलयन भरा गया था वो कोलाइडी विलयन कौन सा आवेशित था, ऋणावेशित। बच्चों ये तो हमने अभी ऐसे करके देखा था कि इस पर अगर प्रवाहित कर दी जाए तो S-2 को अधिशोषित करेगा। दिखता थोड़ी है कि सल्फाइड को करा है कि इसने धनावेश को अधिशोषित करा है कि उसने ऋणावेश को अधिशोषित करा है। ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि इसने ऋणावेश को अवशोषित करा है, लेकिन इसका प्रयोगों से कैसे पता चले कि हाँ ये कण वास्तव में ऋणावेशित है कि नहीं है। तो इसको क्या कर दिया, इस पे कैथोड एनोड लगा दिए, और ये जो गमन था ये कैथोड किसकी ओर कर गया, एनोड की ओर गमन कर गया, प्लस वाले की ओर गमन कर गया। प्लस वाले की ओर गमन करने से ये हमें पता चल गया निश्चित रूप से कि ये वाला जो विलयन है वो कैसा आवेशित है, ऋणावेशित है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि घर से ही आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सामने तो नहीं हूँ आपके, लेकिन हाँ यहाँ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मेरी चीज़ पहुँच जाए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। बच्चों इस चित्र पर लगा लेना, जितना इंपॉर्टेंट लगाया जा सके उतना लगा लेना। यहाँ मैं आपको बता दूँ, पृष्ठीय रसायन से एक चित्र एग्जाम में निश्चित रूप से हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। चाहे तो आप उठाकर देख लीजिए पिछले साल के पेपर्स जो आपको राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हर साल एक चित्र यहाँ से पृष्ठीय रसायन से आता ही आता है। केमिस्ट्री में एक चित्र जरूर आता है बच्चों, निश्चित है आपके चैप्टर जहाँ से चित्र आता है, तो उसमें से एक चैप्टर है आपका पृष्ठीय रसायन। चलिए वो लैंग्वेज में देखते हैं बच्चों। यहाँ से बच्चों, विद्युत कण संचलन की सहायता से कोलाइडी कण पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। यही मैंने कहा कि इससे पता चल गया आवेश ऋणावेशित है कि वो धनावेशित है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र प्रवाह में एनोड की ओर, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, अतः ये कण ऋणावेशित है। अगर ये कैथोड की ओर गति कर रहे होते तो ये कण कैसे हो जाते, धनावेशित। लेकिन ये कण किसकी ओर करे, ये पॉजिटिव की ओर गमन करे, अर्थात ये कण कैसे है, ऋणावेशित। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेशित कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं। सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ पर कहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये अगर धनावेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंच चुके हैं तो सारे कोलाइडी कण यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे और अपना आवेश खत्म करके उदासीन हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, अर्थात अवक्षेपित हो जाएंगे। तो विद्युत धारा से प्रवाहित करने पर होगा क्या, ये सारे के सारे अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर अवक्षेपित हो जाएंगे, अर्थात स्कंदित होकर उदासीन हो जाएंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, वैद्युत कण संचरण की घटना होती है, अर्थात कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। जब आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, या तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, या आपसे आ सकता है किसी सोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट हिट करते हैं बच्चों। यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका नवा पॉइंट है विद्युत इसका गुण में कोलाइडी विलयनों का स्कंदन, अर्थात हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अब हमें इसका अवक्षेपण कराना है। आप जानते हैं कोलाइडी विलयन में कण इस तरह से होते हैं, अगर इन पर समान आवेश है, ये तो आप जानते हैं इस पूरे कोलाइडी विलयन में क्या होता है, आवेश समान होता है, तभी ये पूरी तरह से बिखरे हुए रहते हैं। अब मुझे इसका क्या करना है, अवक्षेपण कराना है, अर्थात
ये सारे कण जो हैं वो नीचे आकर जमा हो जाएं, सारे प्लस वाले जो कण हैं वो नीचे आकर जमा हो जाएं, तो ये कब पॉसिबल होगा? आप इतना तो जानते हैं, जब तक इन पर सब पे प्लस आवेश है ये अवक्षेपित नहीं होंगे, अर्थात इनके ऊपर कहीं से कोई माइनस वाला आ जाए तो ये निश्चित रूप से अवक्षेपित होंगे। तो करना क्या है, इसके अंदर अगर आप कोई विद्युत अपघटय मिला दो, क्या मिला दो बच्चों? कोई भी विद्युत अपघटय मिला दो, जैसे आपने मिला दिया NaCl मतलब Na+Cl-, या आपने मिला दिया यहाँ से कोई भी कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, या आपने कुछ भी मिला दिया इसके अंदर, हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, कोई भी NaL जिसपे एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो यहाँ से ये कण उसके आवेश को ग्रहण करके क्या हो जाएंगे? स्कंदित हो जाएंगे, अर्थात किसी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघटय मिलाने पर कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। देख लें एक बार बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ से किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन निम्न प्रकार से होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय मिलाया जाता है तो विपरीत आवेशित कण कोलाइडी कण पर अधिशोषित होता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। ये अपना कोलाइडी कण है, इस पर कोई भी हमने विद्युत अपघटय डाल दिया, ये इस पर इकट्ठा हो गया, मान लीजिए इसमें माइनस वाला इकट्ठा होगा, तो जैसे ही इस पर इकट्ठा होगा वो कोलाइडी कण क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। बस यही अपने पास है, क्वेश्चन जो बनता है उसी पर ध्यान देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बना, यदि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिला दिया जाए तो क्या होगा? ये अपने पास है आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्सेनिक सल्फाइड को इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोलाइडी कण कैसा होता है? ऋणावेशित। अब इसके अंदर हमको क्या मिला देना है बच्चों? बेरियम क्लोराइड मिला देना है, ठीक है, Ba+2Cl, सॉरी Ba, यहाँ से मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ से ये Ba+2 और ये Cl-, बेरियम क्लोराइड में यही होता है। अब ये कण कैसा है? ऋणावेशित। किसको ग्रहण करेगा? धनावेशित को, अर्थात Ah2S3S-2 ये बेरियम क्लोराइड को अधिशोषित करके क्या हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी के कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय मिलाया जाए, अर्थात दो विलयनों को मिला दिया जाए, तो यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होगा, और अवक्षेप में विद्युत अपघटय मिला दिया जाए तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा। दो चीज हैं, अगर अवक्षेप में विद्युत अपघटय मिलाया जाए तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा, और कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघटय मिला दिया जाए तो अवक्षेप बन जाएगा। दो विलयन मिलाने पर अवक्षेप, और अवक्षेप में विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। यहाँ आंसर है, क्या होगा यदि आर्सेनिक सल्फाइड, देखिए बच्चों, क्या होगा यदि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड को मिला दिया जाए? इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों क्वेश्चंस पे। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन को मिलाने पर ऋणावेशित सोल कणों का उदासीनीकरण बेरियम+2 आयनों द्वारा होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन जो है ये रहा, मैंने जैसा भी आपको बताया था, इसमें किसको मिला दिया? बेरियम क्लोराइड को। चूंकि ये कैसा कण है? ऋणावेशित, अर्थात बेरियम आयन और क्लोराइड आयन में से किसका अधिशोषण करेगा? बेरियम आयन का, क्लोराइड आयन का थोड़ी कर लेगा, ये तो ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है, तो किसको लेगा? ये बेरियम आयन को। जैसे ही बेरियम आयन को लेगा तो यहाँ पर ये माइनस वाला और ये प्लस मिलकर क्या बना देंगे? इसको उदासीन बना देंगे। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सा कण उठाना है। अगर ऋणावेशित सोल कण है तो आप धनावेश को उठाइए, और अगर ये धनावेशित होता तो आप ऋणावेश को उठाइए। जैसे मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले लूँ, अगर यहाँ आर्सेनिक सल्फाइड ना देकर आपको दिया गया होता फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो आप जानते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में किस आयन का अधिशोषण था? Fe+2 का अधिशोषण था वहां पे। तो यहाँ से अगर यही क्वेश्चन में फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा होता तो हम इसका रिएक्शन क्या लिखते, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ से, FeOH का होल थ्राइस Fe+2, और साथ में रिएक्शन होती क्लोराइड आयन से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला, वो कैसा है? धनावेशित। तो ये किसको उठाता है? यहाँ से ऋणावेश को। तो धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या होते बच्चों? यहाँ से मिल जाते। धनावेश ये तो धनावेशित होता और ये ऋणावेशित होता है, दोनों आपस में मिलते और किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का। कहने का अर्थ है, यहाँ तो लिख देते हम FeOH का होल थ्राइस और ये Fe+3, ठीक है। और यहाँ बेरियम की जगह किसको लिखते? क्लोराइड आयन को, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। इसी तरह से यह माइनस है और ये क्या है?
प्लस है। समझ में आई आपको बात? यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कराया है, दूसरा एग्जाम्पल पेपर में दिया जा सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कण कैसा है, धनावेशित या फिर ऋणावेशित। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर कराए हैं बच्चों हमने। चलिए इसके बाद मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए बच्चों। वहाँ पर से चैनल पे नाम पे टैप करके कुकू केमिस्ट्री जहाँ लिखा हुआ उसको टैप करके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सातवां, 15वां, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। 11वां चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। 10वां चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके लिए इतने बाद मैं धन्यवाद कहूँगी आप सभी का। आप सब मेरे साथ बने रहें, अपने और साथियों को भी जल्दी जल्दी इस पर जोड़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम 12th की तैयारी में आप सबके साथ हैं। नीट का एग्जाम हुआ, GEE का एग्जाम हुआ, जो आगे तैयारी भी अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपका 11th-12th का ही सिलेबस आता है। उसके लिए भी आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसके बाद बहुत सारे वीडियो ऐसे लाने वाले हैं जिसमें आपको कंसेप्ट सीखने में बहुत मदद मिलेगी, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत फ़ायदा करेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।